तो सालों तक जो लोग योग करते हैं उनको भी बहुत सारी समस्याएं आती, कई बार तो योगा टीचर्स को ही आई। जिसको अस्थमा है उसको कौन सा योगा करना है? अस्थमा वाले व्यक्ति को वो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसमें उसका चेस्ट एक्सपेंड होता है। ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे कि कौन सा? जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये क्या होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो अभी आपने पूछा था, नाड़ी शुद्धि होती है। बहुत सही, ये तो बहुत जरूरी जानकारी थी। अभी सीनियर सिटीजन है जी, 65-75 में कुछ ना कुछ तो डिसीज होता है, उनको कुछ ऐसा है कि एक योगा ये कर ले तो ठीक रहेगा। तो ताड़ासन है, अर्ध कटी चक्रासन है, द्विभुज कटी चक्रासन है, हल्का सा त्रिकोणासन है, बैठ के कोणासन होता है, बैठ के भी त्रिकोणासन होता है। नमस्कार दोस्तों, दी केएसटी शो में आपका स्वागत है और आज के पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान है योग गुरु निशा जोशी मैडम। मैडम आपका स्वागत है। आज योग पे हम बात करने वाले हैं बिकॉज योग को लेके भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, मिथ है। कौन सा योग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिकॉज बताने वाले बहुत सारे लोग हैं तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। तो सारी बात आज आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं मैम, आप कैसे योग गुरु बनी और कैसे योग में आने का शुरू किया कि अब मुझे योग टीचर बनना है या योग गुरु बनना है। आपका सफर, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ज़्यादा कुछ विशेष नहीं रहा उसमें। कभी कभी हम बनने के लिए आते हैं और कभी कभी हमें डेस्टिनी बना देती है। मुझे लगता है मेरे साथ भाग्य ने ज़्यादा कार्य किया है। मैं चूँकि अपनी रिसर्च कर रही थी, अब मेरा जो पीएचडी था वो योग विषय पर था और रिसर्च करने के साथ साथ मैं चाहती थी कि प्रैक्टिकली मैं खुद भी योग करूं। अच्छा। ताकि मैं अपनी रिसर्च को अच्छा कर पाऊं। तो उस उद्देश्य से मैंने डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया और खुद प्रैक्टिस करना शुरू की। तो फिर समझ में आया कि योग के फिजिकली और मेंटली तो फायदे हैं ही, निश्चित रूप से मेरे जीवन पर भी बहुत सारे, यानी मेरे एटीट्यूड में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैंने महसूस करना शुरू किए। फिर एक दिन कोशिश की कि कुछ लोगों को योग करवा के रिसर्च को मैं कंप्लीट करूँ, तो मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा। जब किसी को करवाया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया काफ़ी, और एक या दो लोगों को ही लिया था शुरू में। मैंने सोचा था फ्री में करवाऊंगी, लेकिन वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी फीस मिली जो मैंने मांगी नहीं थी। और उस दिन समझ में आया कि रिसर्च की तो सिर्फ किताब में बन के रह जाएगी या किसी थीसिस में मैं रह जाऊंगी सीमित। सही है। क्यों ना इसे लोगों तक पहुंचाए जो मैंने सीख लिया। और एक्चुअली सीखने से ज़्यादा मैंने उसे अनुभव कर लिया था। योग सीखने की यात्रा नहीं है, सीखने का तो कभी कोई अंत होता नहीं, लेकिन अगर आप अनुभव कर लेते हैं तो सीखी हुई चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव कभी भूले नहीं जाते। और योग मेरे अनुभव में आ चुका था कि योग के आंतरिक अनुभव क्या है, और एक वो ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो शुरू हुई थी शरीर से, मेरे रिसर्च से, लेकिन अब वो मेरे अंतर्मन में जा चुकी है। तो मुझे इसी उद्देश्य से फिर मैंने दूसरों को कराना शुरू किया और मैं यहाँ तक आ गई। तो ये कब की बात है? आपने कब, किस ईयर में, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है? मैंने 2009-10 में अपना डिप्लोमा प्रोग्राम खत्म किया। इंदौर से किया? इंदौर से किया था, डीएवी से किया था मैंने। डीएवी से ही किया? जी जी। तो आपको किसी ने इंस्पायर किया योग के लिए? आपका मन हुआ? बिकॉज जब 2010 में इस तरह का एजुकेशन बहुत लाइकिंग में नहीं रहा होगा कि लोग लाइक कर रहे हो कि मुझे योग में पीएचडी करना है, तो आपको किसी ने इंस्पायर किया, आपका मन हुआ, क्या हुआ था? पहली मेरी एक पीएचडी थी, महात्मा गांधी पर चल रही थी, एकादश व्रत पे। अच्छा। अभाव था, काफी सारी सबके साथ समस्या ऐसी, मेरे साथ भी आर्थिक समस्या थी, तो मैं फीस सबमिट नहीं कर पाया, उसका टाइम निकल गया था। अच्छा। तो मुझे मेरे गाइड ने सजेस्ट किया कि अब आप योग में कर लो, अब योग पे ज्यादा ठीक रहेगा। और चूंकि वो थीसिस मेरी आज भी लिखी पूरी 350 पेज की, महात्मा गांधी पे जो स्टडी थी। अच्छा। उसको छोड़ना पड़ा मजबूरीवश। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो किसी किताब के उसमें आप प्रिंट करा दीजिए बुक के रूप में, और अब आप योग पे कीजिए। तो गाइड थे, तो मैंने सोचा अच्छा ही बता रहे होंगे, उस उद्देश्य से मैंने रिसर्च शुरू किया। तो इस तरह से पीएचडी करते करते कब मैं योग में आ गई, कब मैं टीचर बन गई, कब मैं प्राध्यापक बन गई, और अब आप जिससे कहा कि गुरु बन गई हूँ। तो मैं गुरु तो खैर नहीं मानती हूँ, क्योंकि खुद को गुरु हम कैसे माने। लेकिन हाँ, योग की एक जानकार बोल सकती हूँ मैं अपने आप को, एक विशेषज्ञता रखती हूँ मैं कि किसी संदर्भ में एक विशेष योग की कुछ बारीकियों को शायद मैं दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा जानने लगी हूँ। तो उस संदर्भ में बस ऐसे चलते चलते यहाँ तक मैं आई हूँ। तो योग
अभी आपसे बात हो रहा था तो योग या योगा सही क्या है वो जो प्रोनाउंसिएशन YOGA योगा, और वैसे है योग, जो कि युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना, मिलना या मिलाना। तो योग जब हम बोलते हैं यानी हम जोड़ की बात कर रहे हैं, चाहे हम शरीर से मन को जोड़ें, चाहे हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ें, या हम स्वयं को समाज से जोड़ें। किसी भी संदर्भ में जब हम जुड़ रहे हैं तो वो योग कर रहे हैं। 2 और 2 का जब हम प्लस करते हैं उससे हम कहते हैं योग। यानी योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, लेकिन यहाँ जुड़ने का अर्थ है अंदर से जुड़ना। बाहर से बाहर जुड़ रहे तब तक भौतिकता तो चल रही है। योगा कहाँ से आ गया? योगा विदेश से आया है, मैं जहां तक समझती हूँ। भारत की देन नहीं है। भारत ने तो योग दिया था। तो योग हमने दिया है? योग हम ही ने दिया। हमारे वेद उपनिषद की रचनाओं से, हमारे ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से निकला है योग। उसको अंग्रेजों ने कन्वर्ट करके योगा कर दिया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। हम उन पे आक्षेप नहीं लगा सकते। वो उनका जो एक्सेंट है वो ग को नहीं बोलता है। अच्छा। योगा कृष्णा क्या कर दिया? कृष्णा। फिर हम भी बोलने के हरे कृष्णा णा रॉन्ग वर्ड है, कृष्ण है वो, कृष्ण है। यस, वो कृष्ण है। ऐसे ही योग है, श्री कृष्ण है। अभी वो जो कृष्णा चल रहा है वो एक्चुअली गलत वो द्रौपदी जी का नाम है। अगर आप जब भी हरे कृष्णा बोल रहे हो यानी आप द्रौपदी जी की जय जयकार कर रहे हो। ये तो पता ही नहीं था जी। तो ये अंग्रेजों की गलती नहीं है, उनका एक्सेंट, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी भाषा की दिक्कत है कि वो अंग्रेजी भाषी हैं और हिंदी भाषी हैं। तो हमारी भाषा में जैसा हमें बोलना चाहिए था वैसा न बोला, और हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए अंग्रेजों से, तो हमने योगा कर दिया। तो योगा कोई चीज नहीं है, कोई शब्द नहीं है, योग है। योग जी। अब योग पे ही आते हैं। तो योग पे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को आज भी, बिकॉज हर कोई उनको योग सिखा रहा है, स्पेशली उनको यूट्यूब पे बहुत योग सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि योग कैसे करें? यूट्यूब पे देख के करना गलत है क्या, या हमें किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए? देखिए, गलत कुछ भी नहीं होता दुनिया में। जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और मैं ये मानती हूँ कि यूट्यूब पे अगर कोई एक्सपर्ट है, मान लीजिए मेरा एक चैनल है और मैंने वहां पर आकर के किसी विशेष बीमारी पर कोई बात बताई है, तो गलत नहीं बोल सकते उस संदर्भ में। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि कोई भी सर्टिफाइड व्यक्ति, मैं यही पूछ रहा था, बिकॉज वो सर्टिफाई नहीं है ना, जो बोल रहे हैं वो सर्टिफाई नहीं है। हाँ, मेरा मानना है कि जो सर्टिफाइड हैं, जो लोग अनुभवी, सर्टिफाइड होने से भी ज्यादा योग में अनुभव होना चाहिए। खुद करने की एक यात्रा, मतलब मुझे 15 साल हुए, आज मैं आपके पॉडकास्ट में हूँ। तो एक जर्नी, एक यात्रा को जब मैं पूरा कर चुकी हूँ, तो आप मेरे अगर मुझसे योग कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि उस पूरी यात्रा में कई अनुभवों को मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने योग कराया है, उन अनुभवों को जीवंत जिया है मैंने। और अब मैं अगर योग करवाती हूँ तो मैं शायद वो गलतियां नहीं कर सकती जो बिगिनर करता है। इवन मैं गलती करती ही नहीं हूँ अब तो 15 साल हो गया, 15 साल हो गए, लगभग 15 होने आए हैं। यूट्यूब पे ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनी, मुझे लगता है कि उसे प्रसिद्ध होना होता है मूलतः। तो योग को पूरा अपभ्रंश कर दिया, तोड़ दिया है। वही योगा वहीं से आया, वरना योग कैसे आता? यूट्यूब से ही आया। गलती योगा हो गया जी। अब वहां पे क्या होता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, जैसे उसको लगता है कि मैं कुछ अलग करूं, अपनी स्टाइल का योग करूं, तब मैं फेमस होऊंगा। मैं कहूंगी फेमस होने के लिए आप कृपया हमारे देश की संस्कृति को खराब मत कीजिए, भंग मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है। और धरोहर होने के साथ एक स्वास्थ्य का विज्ञान है। शास्त्र तो है, लेकिन ये शस्त्र भी है। आप किस प्रकार से शस्त्र को चलाएंगे ये आप पे निर्भर करता है। और विशेषज्ञता नहीं हो तब तक शस्त्र भी आपका गलत हो सकता है। यानी ब्रह्मास्त्र कब चलाना ये अर्जुन को पता था, किस पे चलाना ये भी पता था। ऐसा ही एक योग का विशेषज्ञ होता है, वो जानकार होता है, उसे पता होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको कौन से ऐसे आसन हैं, कौन सी ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो करवानी चाहिए, और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। डायबिटीज है, उसे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उसका इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छा हो, उसकी पेनक्रियाज हेल्दी हो, उसकी शरीर के अन्य ऑर्गन जो मधुमेह से या डायबिटीज से प्रभावित होते हो वो कैसे एक अच्छी हार्मनी में उसके ऑर्गन्स काम करें। उसके लिए सही तरीके का एक मॉड्यूल फॉलो करती हूँ मैं, और वो विशेषज्ञ के पास ही होता है। मतलब एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। यस, एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए, और उनके पास जाना चाहिए जिनको आध्यात्मिक योग के साथ साइंटिफिक योगा, यानी जिसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल साइंस का नॉलेज हो, तभी आप जाइए। अन्यथा आप कोई भी आसन कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, ये लाभ तो देती है, लेकिन लाभ से ज्यादा ये हानिकारक है। कैसे?
मैंने बताया ना कि जैसे किसी को हार्ट की सर्वाइकल की बात की, मान लेते किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया है उसके, स्टेन डल गया उसके, और किसी ने बोला ऐसा ये वाला योगा कर लिया। हाँ, मान लीजिए उसने कर लिया। हाँ, जैसे आपने मुझे कहा कि मैंने कहीं YouTube पे देखा था कर लो कि आगे झुकने वाला आसन कर लेना चाहिए, जो कि उसे भी नहीं पता, उसने भी कहीं देख लिया होगा। ठीक है, खुद को प्रसिद्ध करना या कोई आदर्श रहा होगा उनके अपने चैनल पे, हर व्यक्ति का एक आदर्श लेके चलता है। देखिए, जब भी हार्ट लेफ्ट साइड है, यहाँ सिचुएटेड है, सिंपल सी थियरी है, अगर आप आगे झुकेंगे तो आपके हार्ट पे आएगा प्रेशर। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे आसनों को अवॉइड कीजिए जिसमें हम आगे की ओर झुकते हैं। ऐसे आसनों को अवॉइड कीजिए जो ओवर प्रेशर, हार्ट पर ओवर प्रेशर देते हैं, यानी ज्यादा प्रेशर देते हैं। ऐसे आसन को या ऐसे प्राणायाम को अवॉइड कीजिए, प्राणायाम स्पेशली जो गर्मी बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, या हाइपर वेंटिलेशन एक्सरसाइज, यानी बहुत ज्यादा हाइपर, उसमें हम श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को कर रहे हैं, हाइपर कर रहे हैं, रैपिडली ब्रीथ को हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, है ना। ऐसे जैसे मान लीजिए आप सोचिए प्रेशर पेट का ऊपर आया, यहाँ हार्ट है, हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ा, बीपी शूट हो जाएगा। आपने कपालभाति कर ली क्योंकि हमने YouTube पे कहीं देखा था या किसी एक व्यक्ति ने कहा कि कपालभाति कर लेना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छी होती। हार्ट के लिए अच्छी होती है लेकिन स्वस्थ हार्ट के लिए अच्छी। अच्छा, मतलब कपालभाति सबको नहीं करना है? नहीं, कपालभाति सिर्फ उन्हें करना चाहिए जिनको कहें कि ब्रेन की तरफ हमें शुद्धि करनी होनी है। कपाल मतलब माइंड और भाति मतलब क्लीन करना, ब्रेन को शुद्धिकरण करने की क्रिया, ये क्रिया है। ब्रेन या पेट है? ब्रेन, ये पता था। पेट से झटका लगेगा, एक्सेलेशन हम करेंगे तो आई थिंक वो पेट को सही करते हैं, पेट को अंदर करते हैं, एक्सेल करते हैं हम, और उसका प्रेशर सबसे पहले जहां आता है वो है हार्ट। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, प्लक है, किसी प्रकार का फैट डिपॉजिट है धमनियों में, और आप प्रेशर डाल रहे हो, तो प्रेशर तो ब्लड का ऊपर की ओर हो रहा है लेकिन धमनियों में तो आपके फैट जमा हुआ है, तो जगह है नहीं जाने के लिए, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। आप खुद बताइए कि वो हार्ट को खतरा है कि नहीं, हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि पंपिंग तो खूब नीचे से आप प्रेशर डाल रहे हो, लेकिन हार्ट को जाने के लिए आर्टरीज में जगह नहीं है, बीपी शूट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है हमारा, यानी नुकसान है। अगर आप कपालभाति क्रिया की हम दूसरी बात करें, लोग 2-2 हजार 5-5 हजार करते हैं, कंपटीशन करते हैं। यो कंपटीशन का विषय नहीं है। कितना करना चाहिए कपाल, कितना टाइम तक करना चाहिए? डिपेंड, इसका टाइम। स्वस्थ व्यक्ति को कितना करना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति को वो भी ठंड के समय करना चाहिए, गर्मी में वर्जित है। फिर गर्म क्रिया है, गर्मी को बढ़ाती है शरीर में। किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, नेचर से भी नहीं हो, नेचर के साथ भी जुड़ी हुई कपालभाति, यानी पूरी योग टेक्निकली व्यवहार से भी जुड़ी हुई है। कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको एक्ने प्रॉब्लम है, आपको कुष्ठ रोग है, आपको हाइपर एंजाइटी है, आपको नींद नहीं आती है ना, आपको बहुत ज्यादा सिरदर्द की शिकायत है, आपको हार्ट की समस्या के साथ साथ ये सब भी दिक्कतें हैं, तो मैं कहूंगी कि कपालभाति आपके लिए विष का काम कर रही है। विष? यस, पॉइजन है आपके लिए एक प्रकार से, टाइप ऑफ, क्योंकि आप क्या कर, स्लो पॉइजन हुआ ना आपके लिए। बीमारी बोला जाता है कि कपालभाति तो सबको करना है। कपालभाति सबको क्यों करना है? हम किसी दवाई का डोज लेते हैं तो हम थोड़ा डोज लेते हैं ना, कितने mg लेना है। कपालभाति का भी एक डोज है हमारे पास कि ठंड के समय करना है क्योंकि हमें गर्मी चाहिए। हेल्दी व्यक्ति को भी यदि करना है तो ठंड में करना है, ठंड में करना है, और वर्षा जब ठंड, जितना मौसम ठंडा है उसमें करना है। अच्छा, ऐसे रेगुलर नहीं गर्मी में वर्जित है, नहीं, आप 100-150 कर सकते हो शुद्धिकरण के लिए, जस्ट 1000 तो बहुत ज्यादा है। 1000 तो कोलाइटिस हो जाएगा ना आपको, आप 1000 रोज लोग करते भी हैं, क्यों नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं ना। और एक क्या होता है, किसी ने आपको ये बता दिया है कि कपालभाति कर लेना चाहिए, स्किन के लिए भी अच्छा, और कपालभाति करो, बस करो, पेट के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, फैट के लिए तो बहुत अच्छा है, बस वो फैट सुन लिया ना आपने। पेट का फैट कम करता है, वो तो करेगा, गर्म क्रिया है, बॉडी फैट आपका कम करेगा, डिटॉक्स कर रहा है बॉडी को, बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन बहुत अच्छी स्पेसिफिकली किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। वो एक प्रकार का थेरेपी है, एक प्रकार का चिकित्सा पद्धति बन गई है। वो सबको सब कुछ नहीं करना। हाँ, इस टाइम पे नहीं करना, क्योंकि जब योग शास्त्रों में आया था ना, तब बीमारियां नहीं हुआ करती थी। और अनुलोम विलोम कर सकते हैं कोई भी, अनुलोम विलोम, सॉरी, ये एक प्रकार का क्लींजिंग प्राणायाम है। ये वो प्राणायाम है, एक प्रकार का प्राणायाम की श्रेणी में नहीं लेते हैं, चूंकि ये प्रथम पूर्व प्रैक्टिस कह सकते हैं प्राणायाम के पहले की भी, लेकिन इसे प्राणायाम की श्रेणी में इसलिए डाला कि जनरल व्यक्ति को नहीं पता है ना, नया शब्द हम कुछ दे नहीं सकते, तो वहां दिया है कि भाई आप कोई भी प्राणायाम करें, अष्टकुंभक दिए शास्त्रों में, आप उन अष्टकुंभक यानी अष्ट प्राणायाम के पहले शरीर की शुद्धि करेंगे।
वो शुद्धि को करने के लिए आपको नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना तो ये कोई भी चाहिए। कर सकता है या ये बिल्कुल, इसमें बीमारी का ज्यादा कोई संबंध नहीं है कि नाड़ी शोधन को हम अगर देखें तो ये ऑक्सीजन का स्तर अच्छा बढ़ा देती है ना, और ये डिटॉक्स कर रही है, तो टॉक्सिसिटी कम कर रही है। तो इसके लिए गर्म ठंडा वात पित्त कफ ये भी ध्यान रखना पड़ता है। रात्रि काल, दिन का काल है, प्रातः काल है, सब दोपहर ध्यान है, देना है? हाँ, किसी भी इसमें तो इसके लिए तो ऑलरेडी एक प्रावधान दिया है स्वात्मा राम जी ने अपने शास्त्र हठ योग प्रदीपिका में कि इसे अनुलोम 4 विलोम प्रहर करें। कीजिए। हठ योग प्रदीपिका एक ग्रंथ हुआ है। ये इसके लिए अनुलोम विलोम की? नहीं, अनुलोम विलोम और भी जगह शास्त्रोक्त है, काफी जगह पर है, सिर्फ यहाँ नहीं है। कई ग्रंथ हुए हैं इसके योग के भी, ये अलग अलग प्रकार कर के। सकते हैं कहीं? नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए, और मैं कहूंगी रेगुलरली इसको 21 राउंड करना ही चाहिए। अभी एक और चीज है मैम, जो भी आपने बोला, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3 चीजें हैं जी 3-4 चीजें हैं, जैसे कि पहला मोटापा, हाँ, डायबिटीज, जी बीपी और थायराइड। जी। क्या योगा से ये ठीक हो सकते हैं? और ऐसा कुछ है कि करें तो ना हो? दोनों चीजें मुझे जानना। देखिए, प्रिवेंशन तो दुनिया की हर बीमारी का योग से हो जाएगा। पहली चीज, अच्छा। ये एक सर्वविदित सत्य है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आया ही इसलिए कि हमें स्वास्थ्य प्रदान करे, स्वस्थ रखे। तो प्रिवेंशन के संदर्भ में अगर आप योग कर रहे हो तो एक हद तक, पूरी तरह से नहीं, हर चिकित्सा की अपनी एक लिमिट है, योग की भी एक लिमिट है। एक लिमिट तक हम कई सारी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बीमार हो गए हैं तो उसके बाद उसकी लिमिटेशन आ जाती है। तो क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? डायबिटीज, बीपी, थायराइड? डायबिटीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट शब्द बहुत सही सारे लोग रहेगा। क्लेम करते हैं ये योगा से आपकी डायबिटीज, बीपी, थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक हो सकता है। देखिए क्या होता है, अधूरी जानकारी होना। बीपी की भी जानकारी में ये बड़े नहीं बड़े योग गुरु बोलते हैं ठीक हो जाएगा। अब वो अपने आप को योग गुरु बोल रहे हैं, इसलिए शायद वो गलत बोल रहे हैं। जिस दिन से गुरु हटा देंगे और विशेषज्ञ हो जाएंगे, उस दिन से वो अपने आप को थोड़ा पूर्णता की ओर भी ले जाएंगे, थोड़ा और स्टडी करेंगे। मतलब अगर डायबिटीज, बीपी, मोटापा ये सारी चीजें हैं तो इसको मोटापा तो control जड़ से कैसे? खत्म हो जाता है, कोई योगा- बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल हो जाता है। कैसे कर सकते हैं मोटापा योग से? कैसे? मोटापा के लिए तो जितने भी आप आसन करते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा उससे। मेनली जो आसन है मोटापा वो कम कौन करने के, कौन वो से? कौन कौन से? देखिए, जितने भी आसन होते हैं ना, मोटापा सबसे दूर होगा। ये भी एक मिथ है कि स्पेसिफिक ये आसन करेंगे। ऐसा आपने हाथ ऊपर करा, स्ट्रेच करा, तो आपकी बाइसेप ट्राइसेप मसल स्ट्रेच हो चुकी है ना, और अब आप आगे झुक गए तो आपके चेस्ट पे प्रेशर आ चुका है, आपकी बैकबोन स्ट्रेच हो चुकी है, आपका ग्लूट्स अच्छे से स्ट्रेच हो गए, आपकी काफ्स खिंच गई हैं। अब उसमें हम कहें कि हमने डायबिटीज के लिए किया था उत्तान पाद हस्तासन, लेकिन उसके साथ आपका बैक स्ट्रेच भी हुआ है, आपका ब्लड का फ्लो ब्रेन की ओर भी हुआ है, आपका स्पाइन भी हेल्दी हुआ है, सप्पल हुआ है ना, आपके हाथ भी नीचे गए हैं, हाथ भी स्ट्रेच हुए हैं। तो एक बीमारी नहीं, आप करते एक बीमारी के लिए योग, लेकिन ये बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सिस्टम्स पे, आपके ब्रेन पे, आपके सेल्स तक पे ये प्रभावकारी होता है। मतलब कोई तो हम स्पेसिफिक ये योगा नहीं, स्पेसिफिक मॉड्यूल हम फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना मोटा है, कितना उसका क्रॉनिक है, उसकी ओबेसिटी है ना, किस कारण से वो ओबी हुआ है, जिससे उसको कोई रोग तो नहीं था, लाइक थायराइड तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है उसको, है ना, किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के रूप में वो मोटा हुआ है, तो हम मॉड्यूल अलग फॉलो करेंगे साइंटिफिकली। मैंने कहा ना, मैं बहुत साइंटिफिकली योग करवाती हूँ, और उसको पहले पढ़ के फिर करवाया है मैंने। मतलब मोटापा कम हो जाएगा 100%। इसका मैं 100% मान लेती हूँ कि 100% इससे मोटापा हम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ योग से हो जाएगा या डाइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा? योग में आहार इंक्लूड है, मिताहार की संकल्पना है। योग अगर हम शब्द बोल रहे हैं तो योग में सबसे पहले अहिंसा आती है। आप सोचिए योग कितना सूक्ष्म है। योग कहता है पहले अपना आचरण ठीक करो, यम और नियम के रूप में। पहले आचरण अच्छा करो, शुचिता करो, उसके बाद आसन करो, फिर प्राणायाम करो, है ना, आसन प्राणायाम। तो फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों का निग्रह करो, प्रत्याहार करो, फिर धारणा करो, कंसंट्रेट हो, पहले एकाग्रता लाओ, फिर आप ध्यान करो। तो इस तरह से एक पूरा क्रम बनेगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि किसके लिए? मोक्ष के लिए है। आप शरीर से शुरू करते हैं जिस यात्रा को, वो यात्रा आपको न जानते हुए, न चाहते हुए मोक्ष की ओर ले जा रही है। आपको नहीं पता आप एनलाइटन होते जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप इंसाइटफुल कब हो गए, आपको नहीं पता आप कब काम एंड पीसफुली रहने लगे, आपको नहीं पता कब आपका गुस्सा चला गया, क्योंकि ये एक यात्रा है। मैंने भी शुरू की थी, बताया था कि मैं सिर्फ अपना डिप्लोमा करने के लिए, अपना रिसर्च के लिए गई थी।
क्या मुझे पता था कि एक दिन मैं भगवत गीता या फिर योग पर मैं कुछ बोलूंगी या फिर मैं कुछ बन जाऊंगी? तो मैं बनी नहीं हूं क्योंकि मैं योग में होने के लिए गई थी। सही है। योग ने मुझे बना दिया, तो मैंने कभी बनने की कोशिश नहीं। ये जो ईगो है ये योग वालों के पास नहीं होगा, और जो ईगो रखता है वो अपने आप को गुरु बोल सकता है, अपने आप को आचार्य बोल सकता है, अपने आप को डॉक्टरेट, मुझे लगता है ये सब उपाधियां हैं जो यहीं रह जाती है। आपके भावों में परिवर्तन नहीं लाता, आपको ट्रांसफॉर्म करता है योग। तो मैम जैसे आपने मोटापा के लिए बोला, तो क्या डायबिटीज, बीपी और थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं एटलीस्ट? थायराइड ठीक कर देगा योग पूरी तरह बिल्कुल से? हाँ, पूरी। मेरे पास केसेस हैं ऐसे, कई केसेस हैं मेरे थायराइड जो ठीक हो गए। पीसीओडी को हम काफी हद तक ठीक कर लेते हैं, ठीक है। गायनिक इश्यूज में काफी योग का बहुत अच्छा है। अस्थमा लगभग हम ठीक कर सकते हैं। अस्थमा भी ठीक होता है लगभग डिपेंड करता है कितना क्रॉनिक है। मैंने कहा ना, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। आप साइंटिफिक जाते हैं, ये बहुत अच्छा है। यस। और ऐसे डायबिटीज है, तो ये पता नहीं कौन से योग के लोग हैं जो पूरी तरह डायबिटीज ठीक कर देते। मैं भी उनसे सीखना चाहूंगी कि वो डायबिटीज पूरी तरह ठीक है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर मैंने उसको कंट्रोल कर दिया, मान लीजिए नियंत्रण कर दिया, आपका इंसुलिन में नॉर्मल रेंज में ले आई, योग से इतना हो जाएगा कि हम नॉर्मल। नहीं, वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट मुझे है नहीं, और मैं मना भी नहीं कर रही हूँ, डिनाई नहीं कर रही हूँ इस बात से। मुझे दिक्कत है ठीक करने के बात पर, कि ठीक करने के लिए उस व्यक्ति की लाइफस्टाइल पे आपका ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। वो कैसा आहार लेता है, मान लीजिए वापस से फ्रैक्टोज डाइट ले रहा है, फिर से वो शुगर इंटेक कर रहा है, सोना उसका है लेट, एल्कोहलिक है, वो सिगरेट लेता है, मतलब निकोटिन लेता है वो, है ना, या वो खाने में बहुत फैटी चीजें ले रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। सबसे बड़ी चीज स्टेट ओरिएंटेड डिसीज है, डायबिटीज इवन सारी की सारी। जब व्यक्ति इस लाइफस्टाइल में वापस चला गया तो योग क्या करेगा, वो तो वापस डायबिटिक हो जाएगा। और अगर नहीं गया, तो मैं चैलेंज कैसे करूं? और अगर नहीं गया लाइफस्टाइल में, नहीं गया, तब भी जीवन भर उसे योग करके मैनेजमेंट रख सकता है वो डायबिटीज का। मैनेजमेंट पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा, बशर्ते वो रोज योग करे और उसी मॉड्यूल को फॉलो करेगा, उसको डायबिटीज कभी ट्रिगर नहीं होगी वापस, ये गारंटी। इसमें एक और चीज है मैम, योग 6 महीने 9 महीने 1 साल तक लोगों ने किया, कुछ ऐसे केस आए, उनको रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने योग करना बंद कर दिया। क्या यार इसमें हो नहीं रहा है। तो क्या कई बार योग का रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? 2 बातें हैं। क्या? एक उनका टीचर, ठीक है, जिसने शायद उस मॉड्यूल को फॉलो नहीं किया, जो उस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक था। एक्सपर्ट होना नहीं, हर व्यक्ति के लिए सर योग अलग अलग है। मेरा शरीर, मेरी प्रकृति, मेरा नेचर, मेरी लाइफस्टाइल, वैसा मेरा योग का मॉड्यूल होगा। हर आसन 84 लाख आसन है हमारे योग में। क्या 84 लाख एक जीवन में कोई करेगा या हो सकता है? मैं तो नहीं कर सकती, बाकी का मुझे नहीं पता। हम एक जिंदगी में उतना ही अभ्यासों को कर सकते जो हमारे शरीर को सूट होते हैं। बिल्कुल। तो डिपेंड हुआ ना कि उस व्यक्ति को उस मॉड्यूल को फॉलो करवाया गया कि नहीं, उसकी काउंसलिंग ली गई थी कि नहीं शिक्षक के द्वारा। काउंसलिंग में पता लगाया था कि व्यक्ति कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, क्या चीजें करता है, किस प्रकार की जीवन शैली है, किस तरह के लोगों से उसकी बातचीत है, क्या बातचीत वो करता है, किस व्यवसाय का वो व्यक्ति है। फिर हम उस पर मॉड्यूल बनाते हैं कि इस व्यक्ति को नाड़ी शोधन इतने राउंड लेना पड़ेगा, हमें इस व्यक्ति को उत्तान पादासन देना होगा, इस व्यक्ति को वक्रासन कराना होगा, इस व्यक्ति को सूर्य भेदन प्राणायाम कराना होगा, इसको 10 मिनट के लिए मेडिटेशन या रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, इसको हफ्ते में 1 बार क्लींजिंग के लिए शंख प्रक्षालन कराना पड़ेगा। ये मॉड्यूल बनता है। मतलब रिजल्ट नहीं आया बिकॉज उसने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, या तो टीचर ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। दूसरी गलती साधक की हो गई। साधक या तो रेगुलर नहीं रहा, सबसे बड़ी चीज है उसकी रेगुलरिटी। अगर वो अनुशासित नहीं है, क्लास को वो रेगुलर नहीं जाता है, तो योग का रिजल्ट कैसे आएगा? रेगुलर मींस क्या है इसमें? 7 डेज या 5 डेज? 5 डेज अ वीक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। 5 डेज अ वीक रेगुलर उसको जाना। देखिए, किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट होने का टाइम देते हैं ना, स्टिमुलेट हो रहा है। आज हमने उसको प्रेशर दिया, कल फिर हमने प्रेशर दिया, परसों हमने फिर प्रेशर या ट्विस्टिंग किया, फॉरवर्ड बेंड किया, स्ट्रेच किया, रेगुलरली किया, रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज साधक में, तीसरी एक और साधक की गलती होती है कि मैंने एक्सप्लेन तो आसन किया कि 45 डिग्री पर आप पैर को स्ट्रेट रखिए, घुटना स्ट्रेट रहेगा तो आपकी रेक्टस मसल्स प्रभावित होगा, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, या आपकी पेनक्रियास पे एक प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो पैर को घुटने को बेंड करके रोज करता है, गलत प्रैक्टिस करता है। टीचर के सही निर्देश देने के बाद भी, टीचर गलत नहीं है, टीचर भी सही है, लेकिन व्यक्ति उस प्रैक्टिस को सही तरीके से खुद नहीं कर पा रहा है। प्राणायाम कर, अब प्राणायाम के बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने किसी भी हाथ से यूं करके आंखें इधर उधर देख के आप प्राणायाम कर रहे हो। प्राणायाम का एक डिसिप्लिन है कि आप मेडिटेटिव पोस्चर में हो, आपका स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप सांस को लेते हो तो सांस में आवाज, ध्वनि नहीं आनी चाहिए,
अच्छा, ये भी है। फोर्सिबली नहीं होना चाहिए सांस ऐसा होना चाहिए जिसमें रुई अगर नाक के पास रखे तो वो भी छन के निकल जाए और रुई हिले नहीं, इतना डिसिप्लिन वे में अगर उसने सांस लिया है। फिर उसके शरीर के आधार पर कि उसकी प्रकृति या उसकी बीमारी कैसी, उस आधार पर अगर वो प्राणायाम को सही विधि से कर रहा है, रोज रेगुलरली आंखें बंद करके फोकस होके वो ऑक्सीजन को ज्यादा ले पा रहा है, अच्छे से कुंभक लगा रहा है, अच्छे से रेचक की क्रिया कर रहा है, रिजल्ट आ जाएगा। पर व्यक्ति खुद ही नहीं कर रहा है, बट टीचर के बोलने के बाद भी हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो टीचर के पास ही जाए। तो ये जो खुद अपने घर पे योगा कर रहे हैं, हाँ, वो ये मान ले कि उसको रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा अगर इस डिसिप्लिन से कर रहा है। तो डिसिप्लिन यही रखना है कि सीधे बैठे हैं, हम कोई भी आसन कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, सही एंगल में कर रहे हैं, उसका एंगल और डायरेक्शन होता है। तो मैम कितना टाइम लगता है जब पता है कि रिजल्ट आने लगा, मतलब 1 मंथ? देखिए, अगर मैं सही बताऊं कि योग है ना 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट देता है। 3-4 दिन इंस्टेंट रिजल्ट है योग के, कि आप बैठ के 2 दिन भी अगर आंखें बंद करके आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, तीसरे दिन आपको लगेगा कि मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ, आज ज्यादा बात करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये योग का रिजल्ट है सही करने का। घर करने में बुराई नहीं है, घर पे आप कीजिए, लेकिन सही अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सालों तक जो लोग योग करते हैं उनको भी बहुत सारी समस्याएं आती। कई बार तो योगा टीचर्स को ही आई है, खुद ही योगा टीचर्स को ही कई प्रकार की समस्याएं। गलत योगा करने से आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मुझसे हार्ट फेल, आप मैंने कहा ना हार्ट अटैक आ गया आपको, बहुत कपालभाति आपने कर लिया, आपने भस्त्रिका बहुत ज्यादा कर लिया और आपका हार्ट वीक है, या आपको एंजाइना इश्यूज है, या आपके हार्ट में प्लक है, या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जिसको अस्थमा है उसको कौन सा योगा करना? अस्थमा वाले व्यक्ति को वो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसमें उसका चेस्ट एक्सपेंड होता है। ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे कि कौन सा? जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये क्या होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो अभी आपने पूछा था, नाड़ी शुद्धि होती है। ये प्राणायाम हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगा, थोड़ा लंग कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा नहीं। जो ऑक्सीजन होल्ड करके रखते हैं वो सही है? कई बार नहीं, अस्थमा में होल्ड नहीं कर सकते, कुंभक नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि श्वास लेने की क्षमता अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में कहाँ होती है? शैलो ब्रीथ लेता है वो तो ऑलरेडी। आप सांस रोकेंगे तो घबराहट होके कार्बन बढ़ रहा है ना बॉडी में, आपने सांस को लिया, मैंने रोक दिया, जब रुका ऑक्सीजन तो मैं ले नहीं रही हूँ फिलहाल, तो मैंने जो रुका है तो मेरी बॉडी में क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीजन तो मैंने 1% ही लिया है, 2% या 10% या 50% ले, मान लो गहरा लिया, लेकिन रोका मैंने बहुत लंबे समय। चौगुना रोकते हैं हमारे योग में, हम चौगुना रुकवाते हैं। अच्छा। चौगुना रोकेंगे तो क्या बढ़ रहा है? क्यों हमारी इच्छा हुई सांस वापस जल्दी से छोड़ के लेने की? क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती है, और हम अस्थमा वाले का अगर कुंभक करवाएंगे तो उसका तो कार्बन बढ़ा दिया हमने, ये भी गलत, तो उसको तो अटैक आ जाएगा, वो तो घबरा जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी। तो सबसे अच्छा होता है कि आप बहुत बढ़िया तरीका है कि आप नाड़ी शोधन करवाइए। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ, आप कहेंगे तो मैं यहाँ भी बता सकती हूँ। कुछ प्रैक्टिसेस हम वो करवाएं। सो मैम, इसमें कुछ स्पेसिफिक योग हैं जो इन 4-5 डायबिटीज और अस्थमा, इनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये योग करना चाहिए? प्रिवेंशन हो सकता है, और होने के बाद हम एक रिपोर्ट देखते हैं पहले कि व्यक्ति की डायबिटीज कितनी है या कोई भी बीमारी का स्तर कहाँ तक चला गया है। फिर हम उस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं कि हमें कितनी देर करवाना। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितनी देर होना चाहिए, बस करना है। कोई भी आसन का एक टाइम होता है, 10 सेकंड से शुरू हुआ, 20 सेकंड गए, 25 सेकंड गए, 30 सेकंड गए, 40 सेकंड गए, 1 मिनट गए। डिपेंड करता है कि उस बीमारी ने कितना घर कर लिया है आपके शरीर के अंदर। मतलब मैं देख रही यूट्यूब पे या बहुत जगह पे कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं गलती, या उनको योग की सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं है कि योग एक दवाई है हमारे लिए। फिलहाल अगर हम बीमारी में यूज कर रहे हैं तो ये मतलब प्रयोग कर रहे हैं अगर योग का, तो ये हमारी चिकित्सा हो गई, एक पैथी है ये। जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेद भी एक पैथी है, ऐसे योग भी यहाँ पे पैथी के रूप में, ये मोक्ष शास्त्र नहीं रहा अब यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम किसी मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं या किसी आसन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। अब डायबिटीज की यदि हम बात करें प्रिवेंशन के संदर्भ में, देखिए सबसे अच्छे आसन, जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्ट्रेस फ्री रहने के लिए डीप ब्रीदिंग करना। नाड़ी शोधन प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर बीमारी वाले व्यक्ति को करना चाहिए, कहीं पे भी किसी बीमारी में मैं मना नहीं करूंगी उससे। ठीक है, ये आप रोज करिए, 11 से 21 राउंड रेगुलरली करिए, और हो सके तो 2 टाइम करिए। इससे स्ट्रेस भी कंट्रोल रहेगा,
और स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा और ऑक्सीजन अच्छी शरीर में रहेगी तो कई सारी बीमारियां वैसे ही नहीं होगी। और अगर हम डायबिटीज के लिए मेन आसन की बात करें तो सबसे अच्छा आसन मैं मानती हूँ अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उससे सरल होता है वक्रासन, क्योंकि साइड की ट्विस्टिंग है, तो ट्विस्टिंग हमेशा हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है, उसके साथ हम एक आसन इसकी तुरंत बाद जो जोड़ें, अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो पश्चिमोत्तान आसन आप करें। पश्चिमोत्तान में भी साइटिका और आपको स्लिप डिस्क और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो ही पश्चिमोत्तान उसके साथ जुड़ेगा। और ध्यान रखें हाइपरटेंशन यानी बीपी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पश्चिमोत्तान करने के बाद उसका काउंटर आसन लेंगे, यानी कि एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, तो काउंटर आसन करने से आपका ऑर्गन स्टिमुलेट चारों एंगल से होता है। एक बार हम आगे झुके तो दबा, हम जाएंगे अब बैकवर्ड बेंड करेंगे तो हम इसके कॉम्बिनेशन में लेंगे उष्ट्रासन, जिससे आपका किडनीज भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। डायबिटिक कोई पेशेंट होता है तो आपकी किडनी भी हेल्दी करेगा। पश्चिमोत्तान आसन भी, वक्रासन भी और आपका उष्ट्रासन भी आपका फैट भी कम कर देगा। महिलाएं अगर इसको कर रही है तो पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकने वाली स्थिति में ले आएगा। पीरियड रेगुलर कर देता है उष्ट्रासन। तो आप पश्चिमोत्तान के कॉम्बिनेशन में उष्ट्रासन लाएं। उसके बाद आप क्या कीजिए, लेट करके पवन मुक्तासन लीजिए, लेकिन पवन मुक्तासन में भी गर्दन न उठाएं यदि आपको बीपी ही ज्यादा है तो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टाइगो इशू है आपको तो, या माइग्रेन है। ऐसी स्थिति में गर्दन बिना उठाए आप घुटनों को चेस्ट की तरफ लाके कुछ देर रोक। इसलिए एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, तभी जाके हम बता सकते हैं कि ये है तो ये करना। हाँ, मतलब एंगल चेंज हुआ ना, आपको देख के मैंने अपना एंगल आसन का भी चेंज किया कि कृपया आप गर्दन न उठाएं, क्योंकि आपको घबराहट हो रही, मैं देखकर आपको बता पा रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि योग ऐसे होना चाहिए। तो योग में एक और चीज जाननी थी कि अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या वो ट्रीटमेंट बंद करके योग करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेते हुए योग करना चाहिए? कभी भी आप बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए ट्रीटमेंट बंद नहीं। धीरे धीरे देखिए, बीमारी अगर इस तरह अपना कम कर रही है तो डॉक्टर भी अपना डोज कम करेगा, है ना। तो कभी भी आपको बिना डॉक्टर की राय के आपको दवाई बंद नहीं करनी। अगर किसी को चूज करना हो कि मैं योग क्लास जाऊं या जिम, तो क्या चूज करे? योग। क्यों? जिम के पास फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव मतलब जल्दी रिजल्ट देने वाली हो, लेकिन हमारे योग के पास वो है जो सारी पैथियों से ऊपर है। हम कुछ ही देर में ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन क्योर कर सकते, लेकिन दुनिया में कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जो 1 मिनट में ब्रेन क्योर ब्लड का सर्कुलेशन कर दे। ये इसकी पावर है योग की। योग के पास ध्यान है जो जिम के पास नहीं है। योग के पास प्राणायाम है जो जिम के पास नहीं। जिम सिर्फ पेशीय विकास कर सकता है, मसल्स बना सकता है, आपकी शरीर का सौष्ठव बढ़ा सकता है, शक्ति बढ़ा सकता है, बल बढ़ा सकता है। उसके बाद एंजाइटी का क्या, डिप्रेशन का क्या, अंदर जो चल रहा है, बाहर की खूबसूरती तो पाली, अंदर की उस खालीपन का और उस एक बोले कि अब बदसूरती का क्या, जो हमें दिखा नहीं पा रहे, हम उस बाह्य आडंबर में आंतरिक बदसूरती को छुपा रहे हैं। तो क्या दोनों कर सकते हैं? 3 दिन योगा 3 दिन जिम? नहीं, हर दिन योगा 3 दिन जिम। हर दिन योगा मैं क्यों कहूंगी, मैं कहूंगी 2 दिन आप प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आप ऑक्सीजन को अच्छे से लीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप कुछ मुद्राएं कीजिए, 15 मिनट की मुद्राएं होती छोटी छोटी, वो आप कीजिए। आप योग निद्रा जैसे अभ्यास कीजिए, आप त्राटक, हमारे योग में बहुत कुछ है जो दिख रहा है उतना नहीं है। तो क्या लोगों तक पहुंचा नहीं है योग, स्पेशली यूथ तक, या यूथ भी अभी ज्वाइन करने लगा योग? यूथ तक वैसे नहीं पहुंचा जैसे पहुंचना चाहिए था। कुछ तो गलत लोगों ने गलत वीडियोस बना के गलत योग, क्योंकि योग को जिस तरह से परफॉर्म किया है यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे, जिस तरह से जानकारी लोगों तक पहुंचे, इवन डॉक्टर्स के पास भी नहीं पहुंची है। ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, क्या कर रहे हो, मैं कल योगा क्लास गई थी, मुझे घुटने में दर्द है, क्योंकि उसने घुटना बेंड करके कोई उत्कट आसन जैसा प्रैक्टिस कर लिया जो घुटने के लिए अच्छा नहीं था, गलत प्रैक्टिस। अब डॉक्टर को बोला जाके, सर मैं कल गई थी या मैडम मैं गई थी योग क्लास, जाके मैं घुटने में दर्द लेकर आई, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अच्छा योग बंद कर दो। क्या डॉक्टर को पता है कि उसने कौन सा गलत योग किया था, कौन सी गलत आसन को किया था और किस एंगल पे किया था, कितनी देर तक किया था? जब डॉक्टर को नहीं पता तो फिर वो योग को बंद क्यों करवा रहे हैं? मुझे लगता है कि डॉक्टर को तो पहली फुर्सत में कहना चाहिए कि मेडिसिन लेते रहिए और आप योग कीजिए। पावर योगा बहुत चल रहा है, ये क्या है? पावर योगा कुछ नए जमाने ऐसे भी है कि जो देखा जा रहा है पावर योगा जिस तरह से कर रहे हैं जी, उस सामाजिक तौर पे भी, मतलब जब देखते हैं उसको तो देखने में भी कई बार लगता है, कुछ तो बड़े वायरल हुए जहाँ पे जिस तरह से वो पावर योगा का नाम दिया जा रहा है, वो पावर योगा ही है, क्या है? अगेन योगा है, उसमें योग नहीं है, पावर योगा। तो ये भी क्या वेस्टर्न से ले लिया हमने?
हाँ, वेस्टर्न ने ही तो इसे मॉडिफाई किया है, हमने थोड़ी किया था। वहां से होके इधर आया है ये, और जब हवा वहां से होके इधर आती है तो शायद लोगों को ज्यादा सुहावनी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। उन्हें लगता है बड़ी ठंडी है ये, क्योंकि अमेरिका ने टच कर दिया इसे। समझ रहे हैं आप? इम्पोर्टेंस बढ़ गया। गलत है ना। जो चीज भारत की है, भारत की माटी की है, भारत की आत्मा की है, आप उसको विदेश से होने के बाद मान रहे हो तो पावर योगा सही है, गलत नहीं। पावर योगा गलत नहीं कह सकते। देखिए, योग में गलत वाली बात नहीं, आवश्यकता की बात है कि हमारी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि ओबेसिटी में ज्यादा काम करता है। कार्डियोवास्कुलर अच्छी एक्सरसाइज एक प्रकार का ही है। तो जिम नहीं जा रहे हैं आप, और आपको जल्दी वेट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, बॉडी टाइटनिंग आपको करनी है, आपको अपना बॉडी शेप चाहिए अच्छा, तो मुझे लगता है पावर योगा बुरा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना है कि जिससे हार्ट प्रॉब्लम है, जिन्हें मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है, जिन्हें कोई विसरल यानी कोई इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं कोई ऐसी समस्या आ गई, जैसे लिवर के इश्यूज हैं, है ना, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, ऐसे लोगों के लिए पावर योग ना करके वो ट्रेडिशनल योग की तरफ जाए। पावर योग भी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। पावर योग बीमारी में कुछ टाइम के लिए आप छोड़े। पावर योग डिजीज को बहुत कम ठीक करता है। योग है लेकिन ये अभ्रंश हो गया है ना। ट्रेडिशनल योग जो होता है उसमें आसन होल्ड किए जाते हैं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हम इसको 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 20 सेकंड होल्ड करेंगे या 1 मिनट होल्ड करेंगे। पावर योगा में वो गिनती में चलता है, हम 20 बार करेंगे, हम 30 बार करेंगे एक ही आसन को, रिपीटेशन, उसका रिपीटेशन होता है। तो वो रिपीटेशन बीमारी ठीक नहीं कर सकता उतनी ज्यादा जितना हमारा ट्रेडिशनल योग कर सकता है। तो हम इसे गलत नहीं बोल सकते, बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं बोल सकते इसे। हम मतलब जो कर रहे हैं वो ठीक है, कर रहे हैं। हाँ, मोटापे के लिए ऑब्वियस, मतलब मोटापा दूर करने के लिए आप करें तो अच्छी बात है। मैं भी हफ्ते में 2 या 3 सेशंस रखती हूँ उसके, आधे घंटे बाद में फिर ध्यान और ट्रेडिशनल योग की तरफ अपने साधकों को लेके आती हूँ कि हम अपनी आत्मा की तरफ वापस मुड़ चलें। वजन हम एक स्तर तक कम कर, लेकिन वजन के बाद अंदर का वजन भी कम करना है, और वो पारंपरिक योग के बिना हो नहीं सकता। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों की, पावर योग गलत नहीं है, लेकिन आप पूरी क्लासेस पावर योग की न ले। इवन आप थोड़ी देर का एक मॉड्यूल बना दे कि हम कुछ देर पावर योग करें और उसके बाद हम अपने पारंपरिक योग में आ जाए, हम प्राणायाम की तरफ आ जाए, हम मुद्राओं की तरफ आ जाए, हम कुछ क्रियाओं की तरफ आ जाए, हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स की तरफ आ जाए, हम ध्यान की तरफ आ जाए। अभी एक और चल रहा है आजकल, चलन में है, जिसमें 3 दिन योग और 3 दिन एरोबिक्स जाना है। एक वो प्रोफाइल बना के दिया जा रहा है कि आप 3 दिन ये करो, 3 दिन ये करो, आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, लोगों को योग की जानकारी नहीं है ना, वो आकर्षण में आ रहे हैं, और आकर्षण बहुत जल्दी खत्म भी होता है क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं होंगे। 3 दिन का योग आप 3 दिन करके फिर फास्ट कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हैं। हाँ, एरोबिक्स तो अब मुझे लगता है उसमें कोई अवेयरनेस नहीं होती, बस आप, मुझे लगता है किसी म्यूजिक पे डांस करते हैं, म्यूजिक चलता है एरोबिक्स में, म्यूजिक पे डांस करते हैं, म्यूजिक पे डांस। आप बताओ क्या अवेयरनेस है आपकी, क्या पता लग रहा है कि आपके, क्या फील है आपका कि आपके हार्ट की पंपिंग बढ़ी है या वो रिलैक्स है, क्या आपका हाथ आगे गया है तो आपके हाथ पे स्ट्रेच आ रहा है। हम जब योग करते हैं तो अवेयरनेस के साथ, इसी को तो हम जोड़ कह रहे हैं ना, कि जब आसन लगाए तो आसन को हम फील करते हैं उस समय, सांस को हम नियंत्रित रखते हैं। नहीं, एक नॉर्मल सांस में हम इतनी देर रुके हुए हैं, उसको हम फील करें कि पेट पे एक प्रेशर आ रहा है, मान लीजिए नौकासन में हम हैं, तो अपने हाथों पे आने वाले उस कंट्रैक्शन को, मसल कंट्रैक्शन को फील करते हैं, हम पेट पे आने वाले उस प्रेशर को फील कर पाते हैं। वो फील हमारा मेडिटेशन का टाइप हो गया कि हम पूरा ध्यान से कर रहे हैं, सजगता के साथ कर रहे हैं, कंसंट्रेट होके कर रहे हैं। तो अलग से कंसंट्रेशन के लिए कोई विधि अपनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप उसके प्रति सजग हैं, यही तो आपका स्ट्रेस कंट्रोल करेगा। आपको क्या लगता है नाच के, तो इससे तो आप डांस कर लीजिए, किसी डांस। कुछ लोगों को रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो योगा वेट लॉस पे आ रहे हैं। हाँ, वेट लॉस पे मैंने कभी आलोचना की ही नहीं किसी भी चीज की। पावर योग का भी मैंने यही कहा कि अपना एक पक्ष अच्छा है, एरोबिक्स का भी एक पक्ष अच्छा है, फिजिकल एक्सरसाइज है, जिम भी। बट ये दोनों जो मिक्स कर रहे हैं तो बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? मैं 3 दिन योग में जा रहा हूँ, 3 दिन एरोबिक्स कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे बस अपना जो है वेट लॉस करना है एनी हाउ। तो ये इन फ्यूचर इंसान मोटा हो जाएगा, बिकॉज अभी तो कर ले रहा है। नहीं, देखिए, कभी भी आप किसी हाइपर कोई एक्टिविटी करेंगे, बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होता। सालों तक तो आप आराम कर रहे थे, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, है ना। लैक ऑफ एक्सरसाइज आपके जीवन का हिस्सा रहा कि आपने उसको लैक किया है। अचानक आपको करना, और वो भी फास्ट करना है, बॉडी कैसे सूट करेगा उसे, बॉडी कैसे उसे एक्सेप्ट करेगा। आपने जल्दी जल्दी वेट लॉस किया क्योंकि आपने डाइट भी कर लिया उस समय, योग भी कर लिया आपने, एरोबिक्स भी कर लिया। मुझे लगता है एक टाइम पे आप एक ही चीज कीजिए, या तो आप योग कीजिए या आप एरोबिक्स करिए, और उसके कुछ महीनों के बाद आप योग में शिफ्ट हो जाइए। बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो योग करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ जॉब, बिजनेस, बिजी शेड्यूल, टाइम नहीं मिलता। क्या योग सुबह ही करना जरूरी है, क्या अर्ली मॉर्निंग ही करना है, या वो कभी भी कर सकते हैं? कोई खास टाइमिंग है क्या?
देखिए योग के लिए 2 टाइमिंग सबसे खास है, उसका साइंटिफिक कारण में, साइंटिफिक योग में ज्यादा क्या रिसर्च है मेरा। जी प्रातः काल जब आप उठते हैं आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आपका शरीर का हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू सब कुछ रिलैक्स होता है। जो भी पहली एक्टिविटी आप करते हैं, चाहे आप पहली अच्छी अफर्मेशन बोलते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो ये भी कसर दिखाती है। मैं कहती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत सुंदर जाने वाला है, मैं वही बात बोल रही, वही सुन रही हूँ, वही ब्रेन में जा रहा है और वही मैं अब धीरे धीरे मेरी आदत में नहीं, मेरे भाग्य में अब भाग्य से जुड़ जाएगा। जो भी हम पहला करते हैं उसका असर होता है। एक तो ये चीज है। तो योग भी अगर पहली एक्टिविटी है आपकी तो असर ज्यादा करेगी। एक तो शरीर का आराम में होना, मतलब सुबह ही करना है। हाँ, उसकी मैं और आगे बताती हूँ। दूसरी चीज क्या होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है प्राणायाम करने के लिए। हमें वातावरण भी कैसे चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए। हम एसी में बैठ के प्राणायाम नहीं कर सकते, करते हैं लोग, गलत है, वो नहीं कर सकते। उससे आप एक दिन आपको उसका बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे, भोगना बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो बुरा परिणाम है, मिलेंगे नहीं, वो तो बहुत बुरी मुसीबत में आपको डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसको खुले वातावरण में। तो प्रातः काल में दूषित वातावरण नहीं होता, धूल के कण नहीं होते हैं, नॉइज नहीं होता है, आपका खुद का मस्तिष्क भी शांत होता है, आप सोकर उठते हैं और आप अच्छे से फ्रेश होके योग करते हैं, तो जो आप करते हैं उसका असर पूरे दिन भर रहता है। तो प्रातः कालीन बहुत अच्छा है। और एक दूसरा समय है उसका सूर्यास्त का समय। उसके बाद योग अगर आप कर रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तो सो गया, क्योंकि उस सूर्य जैसे जैसे अस्त हुए वैसे वैसे आपके शरीर की जो जठराग्नि है, जो कि पाचक अग्नि है, वो भी एकदम क्षीण हो जाती है, लगभग शांत हो जाती है। आप एक्सरसाइज करके क्या करते हो, उसी मेटाबॉलिज्म को वापस उठा रहे हो कि भाई हमने एक्सरसाइज किया तो आप वापस से वही एक्टिविटी, फिर आप प्रोटीन शेक लोगे, आप कुछ खाओगे, खाना भी उसके बाद लोगे। इसलिए कहा जाता है कि योग सूर्यास्त के समय जब करते हैं, जब सूर्य जा रहे होते हैं और उस समय जब करते हो, शरीर धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद वो रेस्टिंग पोजिशन में जा रहे हैं शरीर। तो उस स्थिति में अगर आप सूर्यास्त के समय जैसे 4 से 6 के बीच में आप करो, मॉर्निंग 3:30 से लेके 8:30 या 9 बजे तक बहुत अच्छा समय, 10 मैक्सिमम। एक ही बार करना सफिशिएंट है, मॉर्निंग में अगर कर लिया पर्याप्त है। लेकिन डिपेंड करता है आप साधना पक्ष में हैं कि आप उसको साधन पक्ष से देख रहे हैं। साधन यानी आप किसी बीमारी के संदर्भ में कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। और मैं साधना पक्ष में करती हूँ तो मैं शाम के समय, सूर्यास्त के समय मंत्र उच्चारण करती हूँ और मंत्र मेडिटेशन करती हूँ। मॉर्निंग टाइम में मैं प्राणायाम और आसन पे ज्यादा फोकस रहती हूँ। रात्रि काल में थोड़े जप की तरफ चली जाती हूँ, मेडिटेशन की तरफ चली जाती हूँ। तो ऐसे देखा जाए तो योग आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जैसे कि आप भोजन लेते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, वैसे योग आपके साथ आपका मित्र है। आप उसको कभी भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रात्रि काल में यदि आपको कोई टाइम नहीं मिला तो आप हल्का फुल्का प्राणायाम कीजिए, यानी कि नाड़ी शोधन जैसी कोई एक्टिविटी ले लीजिए, ब्रीदिंग ले लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा योग निद्रा का सहारा ले लीजिए और आप आराम कीजिए, आपकी नींद बहुत अच्छी कर देगा। अगर मैंने योग चालू किया, मैंने 2-3 साल 4 साल योग किया और फिर मैंने बंद कर दिया, तो क्या मुझे कोई साइड इफेक्ट होंगे? जीरो। और क्या मुझे अगर मैंने योग किया तो मुझे जिंदगी भर योग करना पड़ेगा? नहीं, ये मिथ है, ऐसा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो। अगर आपने मतलब सही तरीके से, वही मैंने कहा है, सही टीचर और सही आपका करने का तरीका, ये दोनों सही है तो आप 2 साल करेंगे, उसके असर 4 साल तक आपको मिलते रहेंगे, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप फिर लाइफ टाइम के लिए बंद चुके हो। एक्चुअली बंद नहीं चुके, ये एक गलत धारणा फिर भारत में फैली हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए आप भोजन कर रहे हो ना, आपके शरीर को भी व्यायाम चाहिए, आपके ब्लड को भी सर्कुलेशन चाहिए, आपके ऑर्गन्स को भी अच्छे से मसाज चाहिए, उससे भी अपना फूड चाहिए, अंदर भी आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका एक्सरसाइज, उनका भोजन है, समझ लीजिए आप रेगुलरली आप 15 मिनट भी योग करते, ये भी एक मैथ है कि 2 घंटे करो, 2.5 घंटे करो, 1 घंटा करो। मैं कहती हूँ 2 टुकड़ों में करो। जब समय जैसे मैंने अपना बताया कि मुझे सुबह उतना समय तो मैं सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान दे देती हूँ, कुछ स्पेसिफिक आसन कर लेती हूँ, फिर टाइम मिलता है तो मैं शाम के समय ध्यान का जब तब कर लेती हूँ, रात्रि काल में योग निद्रा कर लेती हूँ, त्राटक कर लेती हूँ। तो मेरे सेक्शन बट गए ना योग के। हम ये नहीं कह सकते एक ही टाइम पे बैठ के ही कीजिए, इससे लोग और डर जाएंगे कि नहीं योग तो 1 घंटा एक ही बैठक पे करना चाहिए। आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। योग का बहुत बड़ा अर्थ है, खाली आसन जो दिख रहा है वो योग नहीं है, खाली जो प्राणायाम दिख रहा है उतना योग नहीं है। योग मुद्राएं भी, आप मुद्राएं रात को लगाइए खाली पेट, आप बैठे, आप चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स कर देगी वो मुद्रा। तो ये डिपेंड करता है। तो आज के सिनेरियो में अगर मैं ये बात बोल दूं कि नहीं आप तो एक बैठक पे 1.5 घंटा करें तो ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। आसन प्राणायाम जैसी क्रियाएं सुबह शाम कीजिए और रात्रि काल में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा जप, मंत्र को उच्चारण करें आप रात्रि काल में।
गुड अफर्मेशन बोलें, ऑटो सजेशन टेक्निक कहते हैं इसे हम योग में, है ना। अच्छे ग्रंथ को पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। हाँ, ये योग है। योग तो आप, योग मतलब जोड़ है ना। हमने अच्छे शास्त्र को पढ़ा, अच्छा शब्द हमारे अंदर गया, हमारे मस्तिष्क में गया। तो योग आखिरी बात वो कोई थी, फर्क है? योग ध्यान का हिस्सा है। अच्छा। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, ध्यान के बाद समाधि और समाधि से मोक्ष, ये है योग। तो योग और ध्यान एक ही है, पार्ट है? योग के अंदर ध्यान आता है। ओके जी, योग के अंतर्गत आने वाले अंग में से एक अंग है ध्यान। जी, बहुत सही, ये तो बहुत जरूरी जानकारी थी। अभी सीनियर सिटीजन है जो 65-75 में, कुछ ना कुछ तो डिसीज होता है, उनको कुछ ऐसा है कि एक योगा ये कर लें तो ठीक रहेगा, अब उनको कुछ स्पेसिफिक ना बोल के कि ये कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए कोई योगा जो करना चाहिए? सीनियर सिटीजन के लिए देखिए, योग में क्या होता है, कुछ स्ट्रेचिंग आसन होने चाहिए। फिर मैंने कहा ना कि मुझे सीनियर सिटीजन की स्थिति और बीमारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारी बीमारियां हैं उनके अंदर। आज मैं इस पॉडकास्ट में ये कह दूंगी और मान लो उन्होंने वही गलती जो यूट्यूब पे होती आ रही है कि यूट्यूब देख के मैडम निशा ने बोला था हमें कि यही आसन करने चाहिए। हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है उनको ट्राइग्लिसराइड हो सकता है उनको नींद नहीं आती, और मेरी किसी एक गलती से, यानी मैं कह दूं कपालभाति करनी चाहिए और वो नींद भगा देगा उनकी, तो ऐसा नहीं कह सकती मैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि क्या मॉड्यूल हम फॉलो करें, जैसे हम कुछ स्ट्रेचिंग आसन लें, हम शक्तिबंध अभ्यास में से सूक्ष्म व्यायाम लें, हम नाड़ी शोधन का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें, हम भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन बहुत सुरक्षित अभ्यास है, उन्हें आप करें। जैसे ताड़ासन की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत अच्छी होती है, छोटे बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक इसको हर एज वाले व्यक्ति को हम करवाते हैं। अर्धकटी चक्रासन एक ऐसा आसन है जो हर बीमारी में, जो आपने अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, थायराइड और उसके अलावा जितनी बीमारियां जी दुनिया में जितनी हैं, सब में ताड़ासन फ्रोजन शोल्डर में नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन अपने अपने तरीकों से मॉडिफाई करके उसको थोड़ा कर सकते हैं। तो ताड़ासन है, अर्धकटी चक्रासन है, द्विभुज कटी चक्रासन है, हल्का सा त्रिकोणासन है, बैठ के कोणासन होता है, बैठ के भी त्रिकोणासन होता है ना। फिर लेट के अर्ध हलासन है, हल्का सा बिना गर्दन उठाए, यदि बीपी है किसी सीनियर सिटीजन को तो बिना गर्दन उठाए 10 सेकंड के लिए पवन मुक्तासन, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है, तो पवन मुक्तासन जैसी प्रैक्टिस वो कर ले, उत्तान पादासन वो कर ले। ये इस तरह की प्रैक्टिसेस को 10 से 12 आसन पर्याप्त है, और उसके साथ वो प्राणायाम करे, थोड़ा सा वो जप करे, थोड़ा सा वो ग्रंथ को पढ़े, तो थोड़ा कीर्तन भजन करें। यस, ये पूरा एक मॉड्यूल है योग का। कीर्तन भी हमारे योग का हिस्सा है, मंत्र भी एक योग है, मंत्र मेडिटेशन है हमारा। तो आप जब इन सबको, सिर्फ आसन पे हम जोर क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये सभी तो पार्ट है उसके। मंत्र से आप स्ट्रेस फ्री, देखो वृद्धावस्था में एक ही समस्या ज्यादा आ रही है, अकेलापन, यस, उपेक्षित होना, बिल्कुल, किसी का मेरे पास न बैठना, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या। शारीरिक बीमारी से ज्यादा वो आंतरिक बीमारी है। ऐसे में हम ध्यान जब करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मंत्र बोलते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम थोड़ा सा मौन धारण करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, है ना, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हम उस स्थिति से अपना बचाव कर सकते हैं। हम फील ही नहीं करते ना कि हम अकेले हैं, हम हमेशा महसूस करते हैं कि वो शक्ति हमारे साथ है। सही है। मैं अंदर से अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। कोई बात न करे, ये मुझे प्रभावित नहीं करती बात, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला होना और एकांत में होना, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो वो जो वृद्धावस्था की समस्या है, अकेलापन, उससे हम बच जाएंगे और एकांत को हम महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है जो बहुत ज्यादा विकराल रूप ले रही, डिप्रेशन, एंजाइटी। जी, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है और सबसे खतरनाक है, पता नहीं चलता है। लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, या उनको खुद को भी पता नहीं रहता है। इसके लिए कुछ योग है? देखिए, मैं सबसे बड़ा योग है महत्वाकांक्षा को दूर कीजिए। उसका कारण पे काम करेंगे ना, योग से क्या होगा, वो तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना आपको टाइम है आप उतना ही करेंगे। जरूरत है इस बात को समझने की कि ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन आ क्यों रहा है, हमें क्या ऐसी चीज चाहिए जो नहीं मिली, इसके कारण एंजाइटी हो रही है मुझे। तो क्या हर बार तो महत्वाकांक्षा है ना? नहीं, उसके लिए आप सबसे पहले अपनी विचार शक्ति पे काम कीजिए, अच्छी अफर्मेशन का प्रयोग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ आप बैठिए और फिर योग करेंगे तो इफेक्टिव है। 23 घंटे आपके और 1 घंटा हमारे योग का है। 23 घंटे भारी पड़ेंगे आपके जीवन शैली के। तो कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं? आपका दोस्त दुर्योधन तो नहीं है कहीं जो कर्ण को गलत राह पर ले आए, जो दानवीर कर्ण है, महानता को छुड़वा दे। अगर आपका दोस्त कृष्ण है
तो भरे भीषण उस युद्ध में भी आपको अर्जुन बना के खड़ा कर देता है और युद्ध जितवा देता है। मित्र कैसा होना, ये भी योग का एक हमारा, भगवत गीता हमारे योग के एक हमारा महत्वपूर्ण अंग है। हम उसको पढ़े बिना योग नहीं, मैं गीता पढ़े बिना मैं कभी योग नहीं करवा पाई जब तक मैंने गीता नहीं पढ़ी। आपने श्रीमद् गीता पे आप पढ़ी रही श्रीमद् भगवत गीता, उसका कैसा विचार आया कि उस पर भी पीएचडी करना है या उस पर और डूब जाना है, और उसमें कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें जो सभी के? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि भगवत गीता को जब आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको ऐसे पढ़िए कि किसी एक मित्र ने अपने एक मित्र को बाहर निकलने के लिए, भीषण युद्ध में जब उसने नकार दिया, सोचिए अर्जुन के पास सारे अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी है और देव भी है सारथी रूप में कृष्ण, और ध्वज में हनुमान जी भी है। तब भी एक जो चीज अभी आपने मुझसे पूछी थी, एंजाइटी, उससे भी हो गई वहां पे कृष्ण के होने के बाद भी। अच्छा, उनको एंजाइटी हुई थी? हाँ, मतलब विषाद आया था। अर्जुन विषाद योगी, गीता का पहले अध्याय का नाम भी देखिए कितना नेगेटिव अगर देखें तो, लेकिन वो पॉजिटिव नाम है कि भगवान ने उसी विषाद से गीता रूपी प्रसाद दिया था। जब तक विषाद नहीं आएगा तब तक गीता रूपी प्रसाद नहीं आएगा। तो गीता वहां से शुरू होती है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट में आते हो तभी तो नारायण आएंगे ना। अब हमेशा अपने आप को सुपर स्मार्ट समझेंगे तो नारायण बोलेंगे ठीक है तुम तो स्मार्ट इंसान हो, तुम तो खुद पे ही कर लो। द्रौपदी ने बोला धर्मराज युधिष्ठिर की मैं पत्नी हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन की पत्नी हूँ, मैं नकुल सहदेव की पत्नी हूँ, मैं भीम की पत्नी हूँ। भगवान ने बोला ओके ठीक है, तुम उन्हीं को तो कह रही हो। जब तक कृष्ण भगवान को पुकारे नहीं तब तक वो आए नहीं। नारायण को पुकारा का आप तो अहंकार में हो, आप तो अपने ही भौतिक शरीर वाले, किस पे अहंकार हो रहा है? देखिए ना, यही तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है, यही तो एंजाइटी का कारण बनेगा। हम अपने अहंकारों में ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। पहले नारायण आएंगे। अगर नारायण हमारे ध्वज पे है, नारायण हमारी साथ हैं, अगर हमारे सारथी, तो हमें कौन सेना ऐसी जो हराई? नारायण ही सेना सामने है अर्जुन के, लेकिन वो नारायण के रहते हरा नहीं सकती। बिल्कुल। तो आप किस पक्ष में खड़े, ये माइंड, यही तो आपका विचार का नियम है जो आपको एंजाइटी से बचाता है। गीता यही तो इम्पैक्ट करते हैं हर चीज को। तो द्रौपदी जैसी कहती हे नारायण, हे केशव, हे माधव, हे कृष्णा, मेरी रक्षा कीजिए। फिर चीर इतना आता है, इतना वस्त्र, इतनी साड़ी लंबी होती है कि दुशासन थक के बैठ जाता है। सही है। यानी नारायण को आप कैसे पुकारते? आप ईश्वरवादी कितने हो? आप कितना आप अपने आपको भगवान की तरफ मोड़ते हो? ये भी बहुत मायने रखता है आपके एंजाइटी के लिए। आप सोचते मैं सब कुछ कर लूंगा, आई एम द बेस्ट। आप बेस्ट हो पर द बेस्ट आप नहीं हो। उसके ऊपर एक सुप्रीम सोल है जिसने हम सबको बनाया। अगर हम उसको लेकर के चलते तो हम कभी गलत रास्तों पे नहीं जाते। जब मैं गीता पढ़ती तो मुझे कभी मन नहीं करता कि मैं किसी को अन्यथा झूठ बोल दूं, मैं गलत योग करा दूं। मुझे क्या लगता है कि मैं गीता को टीच करती हूँ, मैं गीता के लेक्चर देती हूँ और मैं ही झूठ बोल रही हूँ, मैं ही लोगों को गलत चीजें गाइड कर रही हूँ, मैं ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, है ना। मैं एक फ्री योगा टीचर ट्रेनिंग मिशन कौनते चलाती हूँ। ये कहाँ से आया? ये वहीं से तो आया भगवत गीता से कि अर्जुन बनाना है तो कृष्ण बनना पड़ेगा, और कृष्ण बने तभी तो अर्जुन खड़े होंगे। अर्जुन अकेला भीषण युद्ध को जीत नहीं पाएगा। तो एंजाइटी से निकलना है तो मुझे लगता है योग के साथ में भगवत गीता जैसा शास्त्र को शस्त्र बना के आप पढ़िए। जब आप शुरुआत से साहित्य जैसा पढ़ेंगे कि स्टोरी टाइप पढ़िए उसे, आप शुरुआत ही आप ऐसे करिए, श्लोक छोड़ दीजिए, सिर्फ अर्थ पढ़ते जाओ और वो कंटिन्यूशन में आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि मुझे पहला अध्याय पढ़ना है। जहां तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको समय वहां तक पढ़िए। वहां पे फिर एक मोर पंख रख दीजिए बीच में कि कल से मैं यहीं से शुरू करूंगा। ऐसे करते करते आप 10 दिन 8 दिन जितने भी दिनों में आप गीता को पढ़ पाए, उसको एक आप उपन्यास या नाटक पढ़ते हैं ना, कोई भी हम हिंदी की विधा पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, आप उसको पहले दिन वैसे लीजिए। आप उसको मत मानिए कि कोई ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ मानेंगे ना तो आप पता है श्लोकों में उलझ जाओगे। सही है। कि इस अध्याय को पढ़ें कि उस अध्याय को पढ़ें। मैं कहूंगी पहले कृष्ण को पढ़ो, पहले अर्जुन की उस मनोवैज्ञानिकता को पढ़ो कि उसके अंदर आया क्या था, उस अर्जुन में क्या ऐसी चीज आई कि भगवान को गीता बोलनी पड़ी, भगवान को। यस, काउंसलिंग करी ना, पूरी काउंसलिंग करी। 574 श्लोक भगवान ने बोले, अर्जुन के सिर्फ 40 से 41 कुछ श्लोक थे। सही है। उतने श्लोकों, मेरी अर्जुन की संख्या गलत हो सकती पर भगवान की कन्फर्म है कि 574 टाइम भगवान ने बोला। एक बार धृतराष्ट्र ने बोला, 40 श्लोक संजय ने, 84, यस 84 क्वेश्चन अर्जुन के थे, 84 के बदले में 7 टाइम ज्यादा भगवान ने जवाब दिया। यानी एक चीज और सीखी कि जब मैं टीचर बनूंगी ना तो कृष्ण जी जैसा बनना है, क्योंकि मुझे 7 टाइम ज्यादा आना चाहिए 84 क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपका ट्रेनिंग, योग ट्रेनिंग स्कूल भी आप रन करते हैं, उसके बारे में बताइए मैम, कैसा क्या है? मेरे यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, पेड और नॉन पेड होता है। पेड में बहुत कम पढ़ाती हूँ। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप मुझे फोन करिए,
आप अपनी समस्या बता दीजिए, मैं आपका काउंसलिंग लूँगी पहले, मैं समझूंगी कि आपको किस तरह का योग का मॉड्यूल हमें फॉलो करवाना है, किस तरह का सेशन आपके साथ मैं आपको देने वाली हूँ, क्या आपकी समस्याएं जिसको हम दूर कर सकते हैं, आपकी आहार की शैली मैं तय करती हूँ, आपकी जीवन की चर्या को मैं तय करती हूँ कि कब आपको सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, और उसके साथ हम योग को कैसे करेंगे। तो वो योग मैं करवाऊंगी, और अगर कोई चीज़ मुझे लगती है कि आपको घर पे भी करनी चाहिए तो फिर मैं वो बता देती हूँ कि आप इतने टाइम तक इस समय पे आप इस योग अभ्यास को घर पे भी करें, ताकि जल्दी का कोर्स होता है अगर आपके साथ कोई वहाँ आता है, और कहाँ पर है आपका एड्रेस, वो जहाँ पे लोग आके बात कर सकते हैं? मेरा खजराना गणेश मंदिर, जो कि सभी जानते हैं, इंदौर वासी तो जानते हैं, और सभी जानते हैं। जी सभी जानते हैं। तो बस मंदिर का प्रांगण, भगवान ने ऐसा घर भी ऐसी जगह दिया, या ऐसी जगह पे योगालय है हमारा जहाँ पे भगवान खुद निवास करते हैं। भगवान और भगवान के पीछे पार्किंग, और पार्किंग स्टूडियो के नीचे से ही शुरू होती है। तो जब आप मंदिर खड़े हैं, यानी आप निशा जोशी योगा एकेडमी के नीचे ही खड़े हैं। और वहाँ पे कोर्सेज का डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एनरोल्ड हो रहे हैं। अलग अलग कोर्सेज, 3 महीने के कोर्सेज हैं, 6 महीने के कोर्सेज हैं, और फ्री योगा टीचर्स ट्रेनिंग मेरा चलता है मिशन कौनते, जिसमें मैं चाहूँगी कि आप खुद आए ना आए, पर जो मैं बच्चे पढ़ाती हूँ वो निराश्रित बच्चे, मतलब जो आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे हैं, 30 बच्चों को मुझे हर बार पढ़ाना होता है, और वो इंटरव्यू राउंड से होके आते हैं ताकि हम गरीब बच्चे ही ले पाएं। उस झूठ में कोई दुर्योधन ना आ जाए, मुझे सारे अर्जुन लेने होते हैं। तो इसलिए हम इंटरव्यू इसलिए लेते हैं, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। ये जानना होता है कि बच्चा वास्तव में असक्षम है, तो उसे फ्री योगा टीचर ट्रेनिंग और सर्टिफाइड योगा टीचर हम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो मेरी एकेडमी का सर्टिफिकेट है, सिर्फ मैं वही देती हूँ। तो फिर ये जो सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हैं, इसके बाद ये जॉब लगना आसान हो जाता होगा इनके लिए? देखिए, जॉब की फिर बात गलत हो गई। जॉब, आई मीन जॉब का मतलब यहाँ ये है कि वो कुछ तो करेगा ना। देखिए, जॉब के लिए तो उससे मैं कहूंगी कि किसी यूनिवर्सिटी खुद स्टार्ट कर सकता है। हाँ, ट्रेंड हो गया ना, ट्रेंड हो गया, वो योग करवा सकता है, और वो सही करवा सकता है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको ब्लैंक पेपर। तो कितने महीने मिनिमम आपके यहाँ वो ट्रेनिंग जरूरी है? 3 महीने एटलीस्ट चाहिए। 3 महीने, 3 से 4 आप सर्टिफिकेट देते हैं उसको? जी जी। और 3 महीने में इतना ट्रेंड हो जाते हैं कि क्योंकि हम कई घंटों पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, मेरे साथ कुछ छात्र आए थे, वो मुझे माँ कह रहे थे। अगर मैंने मैम से माँ तक की यात्रा तय की, तो निश्चित रूप से उस 3 महीने में कुछ ऐसा तो मैं करती हूँ जो दूसरे शिक्षकों को कर लेना चाहिए था। सही है। जो पैसा लेके भी शायद नहीं कर पा रहे, वो मैं नॉन पेड यानी बिना पैसे लिए करती हूँ। घंटों हम पढ़ाते हैं, और इवन अभी भी मेरा कोर्स एक्सटेंड होगा, मतलब ये खत्म होने वाला है मिशन कौनते, जो फ्री योगा टीचर्स ट्रेनिंग है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की कोई चीज़ बच गई तो मैं खुद बच्चों को आगे से बोलती हूँ कि नहीं बेटा, अभी 1 महीना और पढ़ने आना है आपको, अभी आप पूरे तरीके से तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं इस देश को सबसे अच्छे योग शिक्षक, व्यवस्थित, जो मेरे जैसे जानकार हो। खैर, मैं बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है, जो मैंने सीखा है और जो मैं आगे सीखूंगी, अभी तो मैं सीख रही हूँ, चूंकि हम सभी सीख रहे होते हैं। ये तो आडंबर है कहना कि मुझे सब आता है, मुझे सब नहीं आता है, मैं भी सीख रही हूँ। तो आपके यहाँ पे मैम कोई एज लिमिट है, कौन आके योग गुरु की ट्रेनिंग ले सकता है, टीचर बन सकता है? आफ्टर 12th। आफ्टर 12th, हाँ, मतलब 16-17 साल का बच्चा हो, एटलीस्ट 16 साल का बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। और 12th पास भी होना चाहिए। 12th पास दूसरी बात है। पहली बात ये कि उसकी भावना क्या है। टीचर तो छोटा बच्चा भी हो सकता है, हम गुरु के संदर्भ में अगर बात करें तो कोई भी टीच कर सकता है। लेकिन चूंकि सर्टिफिकेशन कोर्स, इसका हमने कोई एक तो क्राइटेरिया रखना ही पड़ता है, तो हमने 12th पास रखा है कि जो 12वीं पास है वो व्यक्ति आकर के यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है। आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने बात की है योगा नहीं योग पर। तो सही योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।